स्वागत है आप सभी का हॉरर हंटर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका हॉरर हंटर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियों की तरफ बढ़ने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग कहानी तो पूरी सुनते हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी और बेहतरीन हॉरर कहानियां लेकर आऊं। बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। किसी को ठीक से याद नहीं था कि पुल क्यों बनाया गया था या किसने बनाया था। उसके नीचे कोई तेज धाराएं नहीं थीं, कोई गहरी खाई नहीं थी। इसके बजाय पुल एक चौथाई मील का चिकना सफेद पत्थर एक उथले चिकने किनारे वाली घाटी के ऊपर धीरे धीरे मुड़ा हुआ था, जिसकी फर्श पर खुरदुरे पत्थरों के बजाय जंगली फूलों से भरी हुई घास का मैदान था। घाटी के किनारों को चढ़ा जा सकता था, यहां तक कि आराम से टहला भी जा सकता था। हालांकि किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। घाटी में कभी बाढ़ नहीं आई, इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी और पुल के मीलों के दायरे में कोई बड़ी नदियां या जलमार्ग नहीं थे। घाटी स्वयं पुल के दोनों ओर 3 मील तक फैली हुई थी, फिर धीरे धीरे और अधिक घास के मैदानों में विलीन हो जाती थी। सड़कों ने इस संकीर्ण खाई के चारों ओर चौड़ी घुमावदार रास्ते बनाए थे, लेकिन कोई सड़क पुल से जुड़ी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि पुल क्यों बनाया गया था या किसने बनाया था, और किसी ने कभी पूछने की परवाह नहीं की। पुल बस था। 10 अगस्त 2007 को मैंने पुल के पश्चिमी किनारे पर स्थित छोटे से केबिन का दरवाजा खोला। मेरी एटीवी ओनल टेरेन व्हीकल ठीक बाहर घुटने ऊंची घास में खड़ी थी। मुख्य संरचना के ठंडे पत्थर के विपरीत केबिन साधारण लकड़ी और लहरदार लोहे का बना हुआ था। अंदर का माहौल गर्म प्लास्टिक की गंध से भरा हुआ था और मेरे सहकर्मी अमित द्वारा इस्तेमाल किए गए डिओडोरेंट स्प्रे की खुशबू भी थी, जो रात की पाली में काम करता था। केबिन के अंदर घिसी हुई कुर्सी पर बैठते हुए और अपने लंच बॉक्स को डेस्क के नीचे रखे छोटे लेकिन बेहद शोरगुल वाले रेफ्रिजरेटर में रखते हुए मैंने लॉगबुक को पलटा। अमित के नोट्स हमेशा की तरह साफ और संक्षिप्त थे। सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे याद है कि मैंने अपनी थर्मस से कॉफी का एक कप डाला, जो मुझे हमेशा साथ लाने के लिए कहा गया था। यह कृति का उपहार था, अब 10 साल बाद टूट फूट चुका था। मैंने अपनी दैनिक रस्म जारी रखी। गर्म कॉफी का एक छोटा सा घूंट और मुझे दी गई दूरबीन से पहला नजारा। मैंने केबिन की खिड़की से पुल के पार देखा। मैं पूर्वी किनारे पर स्थित केबिन को देख सकता था, लगभग मेरे अपने केबिन जैसा ही, लेकिन मैं कभी भी, वास्तव में कभी नहीं, उसमें बैठे व्यक्ति को नहीं देख सका। मैंने कभी यह नहीं पूछा कि पूर्वी किनारे पर कौन बैठता है या क्यों। मेरे अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि मुझे पुल पार नहीं करना चाहिए और पूर्वी किनारे के साथ संपर्क करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि वहां का निवासी निश्चित रूप से एक सहकर्मी ही होना चाहिए। आखिरकार पुल एक ही राज्य के भीतर था। यह कोई सीमा पार नहीं करता था, लेकिन मैंने पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं की। मेरी भूमिका सरल थी और वेतन पर्याप्त था। बिना कारण जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे बस देखना था, नोट्स लेना था, चाहे दिन कितना भी घटनारहित क्यों ना हो। और दिन हमेशा घटनारहित होते थे। जब से मैंने यह नौकरी शुरू की थी, 11 साल पहले से। मुझे याद है, ठीक दोपहर के बाद मेरी गर्दन के पीछे से पसीने की एक बूंद बहती हुई महसूस हुई। अब केबिन की सपाट लोहे की छत पर सूरज सच में चमक रहा था। यह मेरी स्मृति में अंकित हो गया। मैंने अपने दाहिने कंधे के ऊपर लगे छोटे डेस्क फैन का स्विच ऑन कर दिया और मेरी नाक में खुजली पैदा करते हुए धूल का गुब्बार उड़ने लगा। यह हर बार होता था। मैंने लापरवाही से ऊपर देखा और देखा कि पुल पर एक आकृति लड़खड़ा रही थी। फिर मैंने फिर से अपनी खेल पत्रिका की ओर देखा, जो मेरे सामने डेस्क पर खुली थी। मुझे याद है कि मैंने रेफ्रिजरेटर के नीचे से अपना लंच बॉक्स निकाला। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पैरों के खिलाफ ठंडी हवा की लहर का आनंद लिया और फिर मैंने रुक गया। लंच बॉक्स अभी भी मेरे हाथ में था। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अभी भी खुला था। कोई पुल पर था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने फिर से अपनी दूरबीन उठाई। वहां पुल के बीच में एक आकृति थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे थके हुए हैं या घायल हैं।
मुझे बीमार महसूस हुआ। इस साधारण नंगे केबिन में कोई रेडियो नहीं था, मदद के लिए कॉल करने वाला कोई नहीं था। कभी इसकी आवश्यकता नहीं थी और न ही कभी आवश्यकता हो सकती थी। बस लॉग बुक थी जो सब ठीक है और सब ठीक है के पन्नों से भरी हुई थी। मुझे ऐसे किसी मामले में क्या करना है, इस पर कोई निर्देश नहीं मिले थे। मुझे बस देखना, नोट्स लेना था और शाम 8 बजे अमित को ड्यूटी सौंपनी थी। मैं अस्थिर होकर खड़ा हो गया। मुझे चक्कर आ रहे थे और मेरे पैर सुन्न हो गए थे, जैसे वे सो गए हों। मैंने केबिन का दरवाजा खोला। मुश्किल से धूप की चमक और मेरे माथे पर पसीने से आकर्षित मक्खियों पर ध्यान दिया। मैंने दूरबीन अपने साथ ले ली और पुल के पश्चिमी प्रवेश द्वार की ओर चल दिया, खुद को केंद्रीय रूप से रखते हुए ताकि मैं सफेद पत्थर की लंबी चौड़ी पुल की ओर देख सकूं। हालांकि मैंने पत्थर से 1 या 2 फीट दूर रहने का ध्यान रखा। हालांकि मेरे अनुबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मुझे पुल पार नहीं करना चाहिए, मैंने हमेशा स्वाभाविक रूप से महसूस किया था कि उस पर पैर रखना बेहतर नहीं था। आकृति आती रही। वे मेरे दृष्टिकोण से बाईं ओर चल रहे थे और दूरबीन के माध्यम से मैंने देखा कि वे पुल के दोनों किनारों पर चलने वाली कमर ऊंचाई वाली दीवार के खिलाफ एक हाथ का सहारा ले रहे थे और उनका बायां पैर उनके पीछे घसीट रहा था। फिर वे लड़खड़ाए और गिर गए और वहीं स्थिर हो गए। मुझे याद है कि मैंने जोर से सांस ली और अनायास एक कदम आगे बढ़ाया। दूरबीन मेरे हाथ से गिरकर फर्श पर जोर से गिरी। मैंने नीचे देखा और महसूस किया कि अब मैं पुल पर था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बड़े खड्ड के किनारे खड़ा था, लेकिन नहीं, पत्थर पांव के नीचे दृढ़ था। कोई दर्द नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं, मेरे शरीर में कोई विद्युत झटका नहीं। मेरी गलती के लिए मुझे डांटने वाला कोई अचानक प्रकट होने वाला प्रबंधक नहीं था। बस पांव के नीचे चिकना, पॉलिश किया हुआ सफेद पत्थर था। यह सिर्फ एक पुल था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, सावधानी से, जैसे किसी नदी के पार एक संकीर्ण बीम पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी निगाहें सामने रखीं। आकृति बस दिखाई दे रही थी, अभी भी स्थिर। मेरी गति तेज हो गई और जल्द ही मैं आकृति के पास पहुंच गया। वे अपने पेट के बल पड़े थे। एक हाथ उनके सामने फैला हुआ था, दूसरा उनके शरीर के नीचे था। धीरे धीरे मैंने उन्हें पलटने के लिए हाथ बढ़ाया। यह एक महिला थी, शायद 50 के दशक में। उसके बाल भूरे और छोटे कटे हुए थे। उसने एक ग्रे जंपसूट पहन रखा था, जैसे किसी मैकेनिक ने पहन रखा हो, बेदाग, सिवाय उसके सीने में एक छोटे से रक्त लाल छेद के। उसकी आंखें बंद थीं और वह सांस लेती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। मैंने उसके मुंह और नाक पर अपना कान रखा। कुछ नहीं। कांपते हुए हाथों से मैंने उसकी नाड़ी देखी। कुछ नहीं। मैं तेजी से पीछे हट गया। मुझे यह समझ में आए बिना कि क्यों, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने हाथ से उन्हें पोंछ लिया। केवल उन्हें पसीने से मलने में सफल रहा। मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा, बस उसे देख रहा था। मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी। विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे और हर बार जब कोई योजना आकार लेने लगती तो यह नए सिरे से घबराहट और चिंता की छोटी तीव्र लहर पर बह जाती। मैंने अपनी सांस को शांत किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें सख्ती से, जोर से बंद कर लिया, जब तक कि मेरी पलकों के पीछे रोशनी दिखाई देने लगी। फिर मैंने उन्हें फिर से खोला और उसे ताजगी से देखा। मैंने अब वास्तव में उसके सीने में घाव को देखा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन यह गोली के घाव जैसा लग रहा था, छोटा, सटीक, यहां तक कि साफ। हालांकि मैंने कोई गोली नहीं सुनी थी और इस खाली मैदान में, जहां निकटतम सड़कें कम से कम 3 मील दूर थीं, आवाज यहां तक आनी चाहिए थी। एक अजीब तरह की शांति ने मुझे घेरना शुरू कर दिया। घबराहट अब कम हो रही थी, हालांकि मुझे यह समझ नहीं आया कि क्यों। और इसके बजाय जिज्ञासा की एक शक्तिशाली भावना, मेरे सामने पड़े महिला के साथ क्या हुआ था और वह कहां से आई थी, यह पता लगाने की आवश्यकता मुझे घेरने लगी। फिर से खड़े होते हुए मैंने धीरे धीरे पुल के पूर्वी किनारे की ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आधे रास्ते के करीब पहुंचा, कोई संकेतक नहीं था। मुझे बस पता था, 11 साल से इस पुल को देखते रहने का मतलब था कि मैं इसके हर इंच को जानता था। घबराहट की भावना फिर से लौटने लगी। मुझे दूसरी तरफ कोई नहीं दिखा, कोई बंदूकधारी नहीं,
पूर्वी केबिन पर कोई नहीं। मैं इस अदृश्य रेखा को पार करने से होने वाले परिणामों से अवगत था। मेरे अनुबंध में केवल एक शर्त थी कि मुझे पुल पार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं साहसिक हो गया था, या बल्कि प्रेरित था। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने अंतिम कुछ कदम आगे बढ़ाए। 1, 2, 3, 4। सफेद पत्थर का पुल गायब हो गया और इसके साथ ही इसके परे का घास का मैदान भी। और फिर अचानक मेरे सामने एक कठोर लोहे की गैलरी फैली हुई थी। यह मेरे सामने 1/4 मील तक फैली हुई थी। इसका निकास या प्रवेश कांटेदार तारों से अवरुद्ध था। पूर्वी लहरदार लोहे का केबिन गायब हो गया था। इसके स्थान पर एक मोटा कंक्रीट बंकर था, जिसकी छत पर शायद संचार मस्तूल और बाढ़ की रोशनी थी। बंकर के बाहर और भी आकृतियां खड़ी थीं। 2 नहीं 3 लोग एक साथ झुके हुए थे, अपने आसपास इशारे कर रहे थे और कभी-कभी पुल के पार मेरी दिशा में इशारा कर रहे थे। मैं बस खड़ा रहा। मेरे विचार टार में बदल गए थे और मेरे कानों में ऐसे बज रहा था जैसे किसी ने मेरे सिर के पास एक बड़ी घंटी बजा दी हो। यह अजीब था। पिछली बार जब मैंने ऐसा महसूस किया था, तब मुझे पता चला था कि मेरे पिता अचानक ही गुजर गए थे 13 साल पहले। मैं बस सुन्न था, उदास था। मैंने अपने पैरों की ओर देखा और सुन्नता की भावना गायब हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन वास्तव में एक भारी लोहे की जाली थी, जाहिर तौर पर मजबूत लेकिन काफी पारदर्शी। अब मेरे पैरों के नीचे कोई घास नहीं थी, कोई जंगली फूल नहीं थे। इसके बजाय मेरे नीचे एक शून्य था, जिसका तल मेरी दृष्टि में अप्राप्य था। मैं कुछ नहीं के ऊपर खड़ा था। मुझे याद है कि मैंने चिल्लाया था जैसे कोई मूर्ख, लेकिन मैं सदमे में था और कई कदम पीछे हट गया, अपने पीछे गिर गया। मेरे हाथों के नीचे मुझे फिर से ठंडा चिकना पत्थर महसूस हुआ और मेरे सामने वह पुल था जैसा मैंने इसे जाना था, चिकना और सफेद, घास के मैदान की ओर जाता हुआ और एक नीरस क्षितिज की ओर। मैं तेजी से सांस लेने लगा। घबराहट, वास्तविक घबराहट सेट करने की धमकी दे रही थी। मैंने अपने कंधे के ऊपर देखा और देखा कि महिला का शरीर वहीं पड़ा हुआ है जहां वह गिरी थी। वह असली थी। यह असली था। मेरा दृष्टिकोण महिला से हटकर मेरी गाड़ी की ओर हो गया। मुझे एक शक्तिशाली प्रवृत्ति से घेर लिया गया। भागने की, गाड़ी चलाने की, अपने अपार्टमेंट वापस जाने की और अपने नियोक्ता से संपर्क करने की, ताकि निर्देश प्राप्त कर सकूं और खुद को एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत पेय डालने की। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वहीं जड़ित रह गया, क्योंकि एक और मजबूत प्रवृत्ति मुझे उस आधे रास्ते बिंदु को फिर से पार करने के लिए कह रही थी। महिला असली थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या मैंने वास्तव में वह देखा था जो मैंने उस अदृश्य रेखा के पार देखा था? मैंने खुद को सावधानी से स्थानांतरित कर लिया ताकि मैं अपने हाथों और घुटनों पर आ सकूं। अपने कांपते पैरों पर भरोसा नहीं कर सका। धीरे धीरे, जानबूझकर मैंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। आधे रास्ते बिंदु से एक कदम पहले मैंने अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश की, पूरी उम्मीद के साथ कि यह किसी अदृश्य सीमा को पार करते ही गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, फिर उन्हें पुल पर आगे फेंक दिया। वे कुछ गज की दूरी पर अभी भी दिखाई दे रहे थे। मेरे सामने सफेद पत्थर पर गिरे। संदेह शुरू हो गया। क्या मैं पागल हो रहा था? मैं एक और कदम आगे बढ़ा और फिर बिना किसी तामझाम के, बिना किसी ध्वनि या मेरे चारों ओर हवा में एक कलात्मक तरंग के, मैंने खुद को लोहे की गैलरी पर पाया। मुझे अपने हाथों और घुटनों पर होने का तुरंत पछतावा हुआ। चिकनी पत्थर के ऊपर आराम करने के बजाय मेरी उंगलियां मेरे नीचे लोहे की जाली के चारों ओर घुसी हुई थी और मेरी आंखें अपरिहार्य रूप से नीचे के शून्य पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया। मैंने खुद को भारी रबर के जूतों की एक जोड़ी को घूरते हुए पाया। सुन्न होकर मेरी दृष्टि ऊपर की ओर यात्रा करती रही, एक हैजमत सूट या कुछ इसी तरह का के पीले प्लास्टिक को देखते हुए, और अंत में एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क जिसके पीछे मैंने गहरी रेखाओं वाली और धंसी हुई आंखें देखी, डर से भरी आंखें। कैसे? हैजमत सूट में आदमी ने मुझसे नीचे की ओर देखते हुए सांस ली।